हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज़ सतीश गोयल, लेक्चरर इन फिज़िक्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाठ 10 गुरुत्वाकर्षण, जो कि 9th की साइंस बुक से है। इसमें हम एक एक अंक वाले प्रश्न डिस्कस करेंगे, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चों, यह एक वीडियो सीरीज़ है गुरुत्वाकर्षण पाठ के एक एक अंक वाले प्रश्नों के ऊपर। इसमें बहुत सारी वीडियोस बनाई गई हैं। यह वीडियो का पहला पार्ट है, देखते रहिए, जिसमें हम थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। हर प्रश्न के साथ जुड़ी हुई थ्योरी और हर प्रश्न के ऊपर जितने भी संभव होंगे न्यूमेरिकल्स भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। जैसा कि ये पार्ट पहला है, पार्ट 2 भी है, पार्ट 3 भी है, और इसी तरह आगे भी पार्ट बनते रहेंगे। और इस तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी, जिसमें पहला पार्ट जो वीडियो का है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स 1 से 20 तक प्रश्न। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 21 से 35 तक प्रश्न करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि जिसमें 4 ऑप्शन दी होती हैं, उनमें से एक उत्तर ठीक होता है, वो वाले प्रश्न। इसी तरह एक और वीडियो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, 36 से 50 तक के प्रश्नों की। देखते रहिए बच्चों, सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, उनके उत्तर देने के लिए थोड़ा विचार करें, और जो उत्तर आपने सोचा था और जो उत्तर और डिस्कशन इस वीडियो में दी जाती है, बताई जाती है, उसके साथ अपना उत्तर का मिलान करें। चलिए पहले प्रश्न की ओर। पेड़ से अलग होने के बाद पत्तियां डैश के कारण नीचे गिर जाती हैं। बच्चों, बहुत ही सरल और सिंपल प्रश्न है ये। यह प्रश्न जैसे आप 6ठी 7वीं 8वीं कक्षाओं से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी वस्तु है जिसको हम धरती से ऊपर की ओर उठाते हैं, अगर उसको छोड़ देते हैं तो वह नीचे की ओर गिर जाती है। वह क्यों नीचे की ओर गिर जाती है, यह आप भली भांति जानते हैं। जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, यह बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया था, ताकि आपकी शुरुआत में आपको वीडियो में थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे और आपकी रुचि बनी रहे। दूसरा प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल एक डैश प्रकृति का बल है। बच्चों, आपने सुना है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, उसकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति का यहाँ अर्थ है कि क्या वो आकर्षित करता है, क्या वो प्रतिकर्षित करता है। आकर्षित का मतलब होता है खींचना, एक दूसरे को खींचना। प्रतिकर्षण का अर्थ होता है धकेलना, एक दूसरे को दूर धकेलना। यदि दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल है, इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही हैं। प्रतिकर्षण बल का मतलब होता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे को अपने से दूर धकेल रही होती हैं। तो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है? हमेशा हमने खींचने की ही बात सुनी है गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में। तो अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? एक आकर्षक प्रकृति का बल है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जब भी दो वस्तुओं के बीच में लगता है, वैसे तो आपको बता दें, गुरुत्वाकर्षण बल हर वस्तु के अंदर, दुनिया के अंदर मौजूद हर वस्तु के अंदर लगता है। हर वस्तु दुनिया के अंदर मौजूद अपने आसपास की, अपने दूर की भी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। वो बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, और वो हमेशा खींचने वाला होता है, यानी कि आकर्षक प्रकृति का ही होता है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्यों कहा गया है? बच्चों, एक्चुअल में हमने जब भी 6ठी से 7वीं से 8वीं में पढ़ते आ रहे हैं, अनजाने में लगा लो या फिर आपकी समझ के अनुसार, आप जहाँ तक मेरा मानना है, यही मानते हैं सभी बच्चे, जहाँ तक छोटी कक्षा के बच्चे यही मानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ धरती लगाती है। जैसा कि पिछले प्रश्न में बताया गया है कि सिर्फ धरती ही नहीं, दुनिया में मौजूद हर एक वस्तु हर दूसरी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। किस कारण आकर्षित करती है? क्योंकि उनके पास उनका द्रव्यमान है, कुछ द्रव्यमान है उनके अंदर। उनके द्रव्यमान के गुण के कारण वो अपने आसपास की और अपने दूर की भी हर वस्तु को आकर्षित करती है। अगर धरती की बात की जाए तो धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? गुरुत्व।
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण जिसमें धरती एक वस्तु है और दूसरी बाकी वस्तुएं जो हैं वो हैं ही हैं, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण को क्या कहा जाएगा? गुरुत्व। बाकी गुरुत्व भी गुरुत्वाकर्षण का ही एक उदाहरण है। ओके, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल की एसआई इकाई क्या है? बल, बच्चों जो बल होता है, बल का वैसे एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन होती है। तो गुरुत्वाकर्षण भी एक बल है, तो इसकी भी इकाई क्या हो गई? न्यूटन। ओके, न्यूटन हो गई। बहुत सिंपल सरल प्रश्न था। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुओं की ऊर्ध्वाधर वर्टिकल मोशन गति को कहा जाता है। मतलब ये होता क्या है? ये ऊर्ध्वाधर गति होती क्या है? आपको दिखाते हैं क्या होती है। देखिए, कोई भी जब वस्तु या व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और उसके ऊपर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है, अगर हम हवा के या फिर चल रही हवा के जो बल को इग्नोर कर दें, सिर्फ वो धरती के जो गुरुत्वाकर्षण बल या किसी भी जो ग्रह या आकाशीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर या प्रभाव में गिर रही वस्तु होती है, तो उस गति को क्या कहा जाता है? उस गति को कहा जाता है मुक्त पतन। मुक्त पतन, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्री फॉल। ठीक है, अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। बच्चों यहाँ पर एक नई टर्म है आपके लिए, द्रव्यमान। वैसे तो द्रव्यमान आप छोटी क्लासेस में छठी सातवीं आठवीं में भी पढ़ते आ रहे हैं, परंतु यहाँ एक नया टॉपिक आया है जिसमें हम द्रव्यमान और भार के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बच्चों यहाँ मैं आपको बता दूं कुछ बातें द्रव्यमान और भार के बारे में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्रव्यमान और भार के ऊपर। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान किसी वस्तु के अंदर कितना पदार्थ है उसकी जो मात्रा है उसे क्या कहा जाता है? उसका द्रव्यमान। उदाहरण के तौर पर मान लो 2 किलो चीनी लेके आए हैं हम, तो 2 किलो चीनी, हम 2 किलो ही बोलते हैं आम भाषा में, एक्चुअल में विज्ञान की भाषा में या सही भाषा में बोला जाए तो उसे 2 किलोग्राम बोलते हैं। ठीक है, 2 किलो तो हम प्रैक्टिकल जो रूटीन में बोलते आ रहे हैं वही बोलते आ रहे हैं। तो 2 किलोग्राम चीनी, वो जो 2 किलोग्राम है वो उस चीनी का क्या है? द्रव्यमान। हाँ, ये बात अलग है कि हम जो आम भाषा है, रूटीन में जो प्रचलित भाषा है, उसे हम क्या कहते हैं? भार। 2 किलो चीनी दे दो, चीनी का भार कितना है? 2 किलो, 2 किलोग्राम। वास्तव में वो उसका भार नहीं होता है, फिजिक्स की भाषा में बात की जाए वो उसका द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान की परिभाषा, जो उचित परिभाषा है, सही परिभाषा क्या है? द्रव्यमान किसी वस्तु में उस पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहा जाता है। ओके, अब आती है बात भार की। भार, भार क्या होता है? भार एक बल होता है। भार क्या होता है? एक बल होता है जो किसी भी वस्तु पर लग रहा होता है। किसके कारण लग रहा होता है? जिस ग्रह पर या जिस भी आकाशीय पिंड पर वो उपस्थित है। जैसे कि हम भार की बात करते हैं, हम धरती पर रहने वाले लोग हैं, तो धरती पर रहते हुए हम क्या परिभाषा देंगे भार की? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। एक बार फिर दोहराता हूं, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को उसका भार कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपने सीखा कि द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। अब द्रव्यमान और भार में और भी बहुत अंतर हैं। एक अंतर और बताता हूं, द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। और भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। क्यों न्यूटन है? क्योंकि वह एक बल है। ठीक है, अभी मैंने आपको 2 अंतर बताए हैं। इसी वीडियो में आपको तीसरा अंतर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी देख लीजिए, तीसरे अंतर का ही एक रूप है। छठा प्रश्न,
किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापने के लिए प्रयोग में किया जाने वाला उपकरण है। कौन सा उपकरण होता है जिससे द्रव्यमान मापते हैं? दंड तुला। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीम बैलेंस। इसका चित्र भी आपको दिखाया गया है, देख लीजिए। वही जो साधारण तकड़ी होती है, जिसे हम तकड़ी बोलते हैं, तुला बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम एक पलड़े में क्या डालते हैं? वजन डालते हैं। दूसरे पलड़े में क्या डालते हैं? जो वस्तुएं होती हैं, जो तोलने वाली वस्तु होती हैं, उनको डालते हैं, उनका द्रव्यमान जिनका हमने मापना है उनको डालते हैं। तो ये एक दंड तुला है। दंड तुला से हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, जितने भी प्रश्न यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई समस्या आ रही है, किसी प्रकार की उलझन आ रही है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, प्रश्न का नंबर लिखिए, प्रश्न का सीरियल नंबर लिखिए और वहाँ पर उसके बारे में पूछ सकते हैं कि सर ये हमें प्रश्न थोड़ा कम समझ आया है, इसके बारे में और विस्तार पूर्वक बताएं। आपको हर संभव तरीके से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया गया है, देन फिर भी आप उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। उसका जो भी सॉल्यूशन होगा, हल होगा, आपको हर संभव तरीके से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। चलिए 7वें प्रश्न की ओर। किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो उसका भार w डैश होगा। द्रव्यमान m है, भार w होगा। बच्चों, द्रव्यमान और भार में एक संबंध होता है, वो है W = mg। अगर हमें पता है किसी वस्तु का जो मास यानी कि द्रव्यमान m है और W उसका वेट है, तो W = mg लिखा जाता है। यहाँ पर g क्या है? g है गुरुत्वीय त्वरण। जैसा कि आप जानते हैं, जो धरती का गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण हर वस्तु पर वह बल लगाती है। जब बल लगता है हर वस्तु पर, तो उसके कारण उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। वही जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। तो अगर हम बात करें mg क्या है? mg एक वह बल है जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा लग रहा है और उस वस्तु पर लग रहा है। वही उसका क्या होता है? भार होता है। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। W = mg। W क्या है? वस्तु का भार है। m क्या? वस्तु का द्रव्यमान है। 8वें प्रश्न की ओर। एक वस्तु के भार को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। बच्चों, पहले पिछले प्रश्न में हमने द्रव्यमान की बात की थी, अब इस प्रश्न में हम भार की बात कर रहे हैं, भार को मापने की बात कर रहे हैं। तो वह कौन सा उपकरण है जिससे हम भार मापते हैं? कमानीदार तराजू या कमानीदार तुला। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ स्केल बना हुआ है और यहाँ पर एक कुंडी सी बनी हुई है। कुंडी में हम कोई वस्तु जिसका हमने भार मापना है वो लगाते हैं और यहाँ ऊपर कड़ा सा बना हुआ है। इस कुंडी को हम किसी ठोस सहारे से या फिर अपने हाथ से ही पकड़ लेते हैं और पकड़कर जैसे ही इस कुंडी में वस्तु डालते हैं तो ये यहाँ पर जो पॉइंटर होता है वो नीचे आ जाता है और जहाँ पर पॉइंटर आता है वहाँ पर इसका भार बता देता है कि इस वस्तु का भार इतना है। ठीक है बच्चों, तो मास यानी कि द्रव्यमान और भार के अंदर एक और अंतर हो गया कि यह किस किस यंत्र से मापा जाता है। ठीक है बच्चों, 3 अंतर बता चुके हैं हम द्रव्यमान और भार के अंदर। 9वां प्रश्न, 1 किलोग्राम वेट बराबर डैश न्यूटन। बच्चों, जैसे आपको बताया है कि जो भार का SI मात्रक क्या है? न्यूटन है। तो आपको बता दें भार को कैसे लिखते हैं? W = mg लिखते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु का भार हमें पता करना हो, अगर उसका मास 1 किलोग्राम हो, मास यानी कि द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, तो इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गुणा करेंगे। m की वैल्यू यानी कि द्रव्यमान की वैल्यू 1 किलोग्राम, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 9.8 न्यूटन आ गया। यानी कि 9.8 न्यूटन क्या है? 9.8 न्यूटन है 1 किलोग्राम वस्तु का भार। ठीक है, ये तो वो हो गया। अब आपको बताने जा रहे हैं कि 1 किलोग्राम वेट है क्या चीज़। जैसे न्यूटन एक तरीका है किसी वस्तु के भार को दर्शाने का,
उसी तरह अगर हमें बताना हो कि 1 किलोग्राम वस्तु का भार क्या होगा, तो उसको बिना मल्टीप्लिकेशन किए 9.8 से मल्टीप्लाई किए बिना, गुणा किए बिना हम सीधा लिख देते हैं कि 1 किलोग्राम वस्तु का जो भार है उसको हम लिख देते हैं 1 किलोग्राम वेट। बस, यानी कि 1 किलोग्राम वेट किसके बराबर हो गया? 9.8 न्यूटन। ओके बच्चों, मतलब न्यूटन की ही तरह ये एक और मात्रक है जिसमें हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करते, सिंपली किलोग्राम वेट लिख के छोड़ देते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तब मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्वेश्चन की या प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंगली। सो हमारा आंसर क्या आएगा? 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग डैश है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान, यानी कि धरती पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यानी कि गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू g है, चंद्रमा पर g डैश है, तब इन दोनों के बीच में क्या संबंध है ये बात आपको बता दें। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भी त्वरण की वैल्यू होती है वो धरती के त्वरण की बजाय कौन सा भाग होता है? छठवां भाग होता है। अब बात की जाए, प्रश्न पे दोबारा आते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लगभग छठवां भाग होता है। देखिए, छठवां भाग होता है। याद रखिएगा कि अगर आप धरती पर बैठे हैं, धरती पर मौजूद हैं और आपके ऊपर कितना त्वरण लग रहा होगा धरती के कारण? जी। ये जो जी की जो सिंबल से दर्शाया गया है वो है गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और चांद की बात करें, चांद पे कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटा 6। याद रहेगा? चलिए अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न, वह स्थिति जब दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल इतनी मात्रा में होगा कि उसके कारण होने वाले प्रभावों को अनुभव किया जा सके और वह बल त्वरण पैदा कर सके, उसके लिए वस्तुओं में से एक का डैश बहुत अधिक होना चाहिए। देखिए बच्चों, हमारे पास दो पेन पड़े हैं। दो पेन क्या आपस में एक दूसरे को खींचते हुए नजर आते हैं? नहीं नजर आते। फिर वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ गया? बेटा वहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। चांद है, धरती है, आपने सुना होगा ज्वार भाटा आता है। वो ज्वार भाटा किसी कारण आता है? चांद का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो धरती पर मौजूद हर वस्तु पर लग रहा होता है, पानी पर लग रहा होता है, समुद्र के पानी पर लग रहा होता है, वो समुद्र की जो लहरें उठती हैं वो इसी के कारण उठती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उठती हैं। यानी कि आप इसमें कंक्लूजन क्या निकालते हैं? यही निकालते हैं कि छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है अनुभव आसानी से नहीं किया जा सकता। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करने के लिए वस्तुओं का जो द्रव्यमान है बहुत अधिक होनी चाहिए, वस्तुएं बहुत बड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो इसका उत्तर क्या आएगा? द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, यानी कि दो वस्तुओं में से एक वस्तु का द्रव्यमान कम से कम बहुत अधिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, हमारी तरफ से इस वीडियो को समझाने में पूरा प्रयास किया जा रहा है। अगर कहीं पर आपको कोई डाउट रह रहा है, कहीं पर आपको कोई समस्या आ रही हो, किसी प्रश्न को समझने में दिक्कत आ रही हो, देन प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। आपको हर संभव तरीके से आपको उस प्रश्न का हल देने का प्रयास किया जाएगा। 12वां प्रश्न, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार चंद्रमा पर उसी वस्तु के भार का डैश होता है। बच्चों, इस प्रश्न में आपको बताएं कि जो किसी वस्तु का जो भार होता है वो mg से दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर चांद की बात करें थोड़ा अंतर डालने के लिए हम लिख सकते हैं mg डैश लिख सकते हैं। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो धरती पर g की वैल्यू है और चांद पर जो g डैश की वैल्यू है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? चांद पर जो g डैश की वैल्यू है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की जो वैल्यू है, जो मान है, वो धरती की तुलना में कम है। कितना कम है? ये जो वैल्यू है छठवां हिस्सा है।
क्योंकि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसमें तो परिवर्तन आता नहीं है, तो परिवर्तन किस में आया है, जी में तो परिवर्तन आया है। जी कितना कम है, ये वाला जी डैश कितना कम है, छठवां हिस्सा है। अगर चांद पर वजन यानी कि चांद पर भार डब्ल्यू डैश है तो ये वाला डब्ल्यू कितना होगा, यानी कि धरती पर भार कितना होगा। मान लीजिए चांद पर भार एक्स है तो धरती पर कितना होगा। इतना तो पता है ना आपको कि धरती पर जो भार है वो चांद की तुलना में ज़्यादा है। चांद पर जो भार है धरती की तुलना में कम है। कितना कम है, छठा हिस्सा कम है। ठीक है ना। अगर धरती पर 6 न्यूटन भार है तो चांद पर कितना है, 1 न्यूटन होता है। और चांद पर अगर 6 न्यूटन है तो धरती पर कितना होगा, 36 न्यूटन। कितना उत्तर आएगा। देखिए किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार, हमें पता क्या करना है, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार चंद्रमा की तुलना में, कि चंद्रमा पर अगर उसी वस्तु का भार तोला जाए तो उसकी तुलना में कितना होगा, ये होगा 6 गुना होगा। ठीक है। धरती पर जो भार होगा वो किसी वस्तु के भार का चंद्रमा की तुलना में 6 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न, 13वां प्रश्न, यदि किसी आकाशीय पिंड का भार चंद्रमा पर 6 न्यूटन है तो यह पृथ्वी पर डैश होगा। यह प्रश्न बिल्कुल पिछले प्रश्न की ही एक कॉपी है। वहाँ पर वैल्यू नहीं दी हुई थी, वहाँ पर हमने सिर्फ x मान के चल रहे थे और यहाँ पर कुछ लिखा था आंसर। तो मैं मानता हूँ कि यह प्रश्न आपको आता होगा। इसका प्रश्न आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में खुद देंगे। अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न, एक इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को डैश कहा जाता है। अगर साधारण भाषा में बात की जाए, यह बल वह बल भी हो सकता है, जैसे मान लो इस डायग्राम में क्या है, बुक्स पड़ी हैं, किताबें पड़ी हैं, इनका भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है और यह किसी वस्तु के ऊपर पड़ी हैं या किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हैं तो यह भी बल लगा रही हैं। लेकिन अगर हम इकाई क्षेत्रफल की बात करें तो यह इकाई क्षेत्रफल में जो जितना बल लगाती हैं उस बल को क्या कहा जाता है, दाब। ठीक है बच्चों। तो दाब का सूत्र क्या होता है, P बराबर F बटा A। P क्या है, दाब है, F क्या है, बल है, A क्या है, क्षेत्रफल है। यानी कि P बराबर F बटा A। इसी तरह से इसका एक सूत्र थोड़ा सा बदला जा सकता है, वो क्या, F बराबर P गुना A। याद रखिएगा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें इनका इस्तेमाल किया जाएगा। आपको एक बात और बता दें, दाब का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल, PA कैपिटल P स्मॉल a। दाब का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल। ठीक है बच्चों। एक ही प्रश्न के अंदर हम कई प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आपकी अधिकतम और अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देख रहे होंगे। 15वां प्रश्न, डैश वह बल है जिसके कारण वस्तुएं जल में हल्का या भारहीन महसूस करती हैं। बच्चों इस प्रश्न में बहुत ही नया और आपके लिए एक अच्छा कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है। आपने कभी अनुभव किया होगा कि जब आप किसी टब में या किसी, अगर आपको मौका मिला हो नदी या तालाब में नहाने का, तो वहाँ पर जब आप डुबकी लगाते हैं, थोड़ा नहाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को हल्का छोड़ते हैं, तब आपको नीचे से कोई बल लग रहा होता है, आप हल्का महसूस कर रहे होते हैं। तो यानी कि वो हल्का जो महसूस कर रहे होते हैं वो किस कारण कर रहे होते हैं, वो आपको नीचे से ऊपर की ओर एक बल लग रहा होता है। तो वैसे बल तो लग रहा है, फिर आप ऊपर क्यों नहीं उड़ जाते? नहीं बचा, वो ऊपर नहीं उड़ पाते क्योंकि आपके ऊपर पहले से ही एक और बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो आपको नीचे की ओर खींच रहा है। वो तो बस आपको नीचे से ऊपर की ओर एक और बल लगता है जो गुरुत्वाकर्षण बल से काफ़ी कम होता है, और वह बल और कोई बल नहीं, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। सारांश में अगर बात की जाए, जब किसी वस्तु को किसी तरल या द्रव में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तब उसको नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उस बल के कारण उसके भार में कुछ कमी आती है और जिसके कारण वह हल्का या भारहीन महसूस करती है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न हम तीसरी वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। वहाँ आपके लिए
हम प्रश्न का उत्तर छोड़ देंगे, वहाँ उत्तर आपको स्वयं देना होगा। इसलिए इस प्रश्न का हल आप ध्यान से याद रखिए कि हमने इस बल को क्या नाम दिया था, उत्प्लावन बल। यह सिद्धांत किसने बताया था? यह सिद्धांत बताया था आर्किमिडीज ने। उन्हीं के नाम पर इस सिद्धांत को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट हुए हैं बच्चों, याद रखिए। इसी के सिद्धांत पर बहुत सी बातें, बहुत से टॉपिक भी आगे डिस्कस किए जाते हैं। 16वां प्रश्न, एक भारी जहाज पानी में तैरता है क्योंकि उसका डैश घनत्व पानी की तुलना में कम होता है। बच्चों आपको पता होगा कि कोई वस्तु किसी चीज़ में तैरती है या डूबती है, उसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है पता करने का। उसका एक शॉर्टकट तरीका बस यही है कि जिस वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से कम होता है वह वस्तु उस तरल में तैरती रहती है। अगर वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से ज़्यादा है तो वह वस्तु तरल में डूब जाती है। ठीक है बच्चों, ये एक शॉर्टकट तरीका है, बट कोई ये ऐसा नहीं है कि ये कोई सिद्धांत है। ठीक है, ये सिद्धांत जो ये नियम है ये आया कहाँ से है? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही आया है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से जब कैलकुलेशन की जाती हैं, कैलकुलेशन करने के बाद घनत्व यानी कि डेंसिटीज़ को जब आपस में कंपेयर किया जाता है, तब यह एक शॉर्टकट तरीका बनता है कि जिस वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से कम होता है वह वस्तु तरल में तैरती रहती है, और जिस वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से ज़्यादा होता है वह वस्तु उसमें डूब जाती है। ठीक है बच्चों, इसका क्या उत्तर आएगा? औसत। अब ये औसत क्या है? मैंने तो गंतव्य दे ही रखा था, फिर ये औसत शब्द कहाँ से आ गया? एक भारी जहाज पानी में तैरता है क्योंकि उसका औसत घनत्व पानी की तुलना में कम होता है। अब औसत इसलिए बोला गया है क्योंकि जो जहाज होता है, जहाज सिर्फ एक ही पदार्थ का नहीं बना होता है, एक ही लोहे का या स्टील का नहीं बना होता। उसमें लकड़ी भी लगती है, प्लास्टिक भी लगता है, उसमें सनमाइका भी लगता है, और भी तरह के कई तरह के पदार्थ लगते हैं। ठीक है, और उन पदार्थों का घनत्व अलग अलग होता है और उनका आकार भी अलग अलग होता है। उनके पदार्थों के घनत्व और आकार के कारण, उनके आयतन के कारण और जहाज का घनत्व अलग बन जाता है। तो सबका मिला के, सबका पुंज यानी कि द्रव्यमान निकाल के, द्रव्यमान और आयतन को मिलाकर जो एक नया घनत्व बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसका औसत घनत्व बोलते हैं। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। अब बात एक और बता दें, पहले घनत्व होता क्या है? कहीं आपके दिमाग में ये तो प्रश्न चल रहा है, घनत्व बताया नहीं अभी तक। घनत्व क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा वस्तु का आयतन। ये है घनत्व का चिन्ह। इसको हम कैसे दर्शाते हैं? रो इज इक्वल टू एम बटा वी। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा वस्तु का आयतन। ठीक है बच्चों, और घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है वो हम अगले प्रश्नों में डिस्कस करेंगे। 17वां प्रश्न, किसी वस्तु को किसी द्रव में डालने पर वह डूब जाएगी जब उस वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व की तुलना में। बताइए बच्चों, इस प्रश्न का हल मेरे ख्याल से आप दे सकते हैं। बताइए इस प्रश्न का हल क्या होगा, क्योंकि इस प्रश्न का हल हम पिछले एक प्रश्न में बिल्कुल पूरे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका उत्तर आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर देंगे। 18वां प्रश्न, एक डैश मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से किताबों से भरे स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। हिंट, पतली या चौड़ी। पतली का मतलब यहाँ से है कि ये पतली पट्टी है और ये चौड़ी पट्टी है। ठीक है, एक मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से किताबों से भरे स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। कौन सा? मतलब एक पतली या फिर एक चौड़ी? किस तरह की पट्टी से बने हुए बैग को उठाना आसान होता है? यहाँ मुश्किल की बात की है तो हम मुश्किल की बात करते हैं। किस तरह की डोरी, पतली या फिर चौड़ी पट्टी से बने हुए बैग को उठाना कठिन होता है? बच्चों यहाँ पर बात चल रही है, अगर देखिए जितनी ज़्यादा ये चौड़ी पट्टी होगी, ये कम चौड़ी है
यानी कि पतली है, और ये क्या है, ज़्यादा चौड़ी है। तो जितनी ज़्यादा ये चौड़ी है, जितनी ज़्यादा ये चौड़ी है, इसके ऊपर निर्भर करता है दाब। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना दाब की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, कम होगी। जितना क्षेत्रफल कम होगा, जितना क्षेत्रफल कम होगा उतनी दाब की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये क्षेत्रफल नहीं है, क्योंकि ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई से क्षेत्रफल आ जाता है इसका। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इससे इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसकी और इसकी तुलना की जाए, इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है, क्षेत्रफल कम है। क्षेत्रफल कम होने के कारण क्या है, दाब की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, इसकी तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है, तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो इसका दाब क्या है, कम है। यानी कि मुश्किल किस में आएगी, कम क्षेत्रफल वाले में या ज़्यादा क्षेत्रफल वाले में? जी हाँ, कम क्षेत्रफल वाले में ज़्यादा मुश्किल आएगी, क्योंकि उसके कारण दाब क्या है, ज़्यादा लगेगा। तो उत्तर क्या आएगा हमारा, पतली। एक पतली परंतु मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से किताबों से भरे स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न 19वां प्रश्न। यदि बर्फ में पहनने वाले एक जूते के तले का क्षेत्रफल एक साधारण जूते के क्षेत्रफल का 5 गुना है, तो बर्फ में पहनने वाले एक जूते का दाब एक साधारण जूते के दाब की तुलना में 5 गुना क्या होगा, कम होगा या अधिक होगा, वो बताना है आपको। देखिए, एक बर्फ़ का जो जूता है, बर्फ़ का जूता का मतलब है कि जो बर्फीले इलाके में हम जो जूता पहनते हैं, या जो स्नो राइडर्स होते हैं वो जो पहनते जूते, उनका जूता कुछ स्पेशल होता है। किस तरह स्पेशल होता है, क्योंकि उनके जूते का जो क्षेत्रफल होता है वो कुछ हमारे साधारण जूते की तुलना में कुछ ज़्यादा होता है। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है वह 5 गुना है, यानी कि क्षेत्रफल क्या है, 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अब दाब की बात चल रही है, एक जूते के दाब की। दाब क्या होता है, P बराबर F बटा A। अब क्षेत्रफल क्या है, 5 गुना ज़्यादा है। ये वाला क्षेत्रफल क्या है, 5 गुना ज़्यादा है, यानी कि ये 5 गुना ज़्यादा है। तो 5 गुना ज़्यादा कर देने पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, 5 गुना कम हो जाएगी। देखिए उत्तर क्या है, 5 गुना कम है। ठीक है बच्चों, यही जो सूत्र था P = F/A, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यही सूत्र यहाँ पर भी काम आया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न। तरल पदार्थ, तरल या फिर गैस में जैसे जैसे गहराई बढ़ती है दाब डैश होता है। मान लीजिए आपके पास कोई तरल पदार्थ दिया गया है, आप यहाँ पर हैं, आपके ऊपर इतना तरल पदार्थ है, आप यहाँ पर हैं, आपके ऊपर इतना तरल पदार्थ है, आप यहाँ पर हैं, आपके ऊपर इतना तरल पदार्थ है। आपके ऊपर जो दाब है वो किसके कारण है, तरल पदार्थ के कारण है, या फिर किसके कारण है, वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपके ऊपर दाब बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हमने कितने प्रश्न डिस्कस किए हैं, 20 प्रश्न डिस्कस किए हैं, जिनमें से कुछ प्रश्न आपके लिए मैंने छोड़े हैं कि जिनके उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में स्वयं देने हैं। आगे भी इस वीडियो का दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट भी है। आप उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, या इस वीडियो के अंत में आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके भी आप दूसरी वीडियो और तीसरी वीडियो में जा सकते हैं। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ और वीडियोस के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिए। जैसे ही मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की है, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही जितनी भी वीडियोस आती हैं उनको कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप cheering. Thank you. Have a nice day.